हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होगे। और भाई दिल्ली पुलिस का रिजल्ट तो आ नहीं रहा है। फिजिकल के लिए क्या ही अपडेट दूं, उम्मीद ही छोड़ दी है कि रिजल्ट कब आएगा कब नहीं। एक रिजल्ट के चक्कर में ना पूरी पढ़ाई का जो सत्यानाश हुआ है ना वो कोई नहीं समझ सकता, एक एक्सपीरियंट ही समझ सकता है। तो आज मैं बात करने आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी यूपी होमगार्ड का एग्जाम हुआ था उससे जो मैंने पर्सनली क्या चीजें फील की हैं। मैंने हर एक शिफ्ट का पेपर एनालाइज किया, उससे हमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली हैं। तो आज हम उन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। और बहुत बच्चे बोल रहे थे कि होम गार्ड का जो एग्ज़ाम था ना भाई इतना डिफ़िकल्ट था। हालांकि वो बहुत सही जेन्युइन बात है कि यूपी होम गार्ड का पेपर जो आया था वो उम्मीद से बहुत हद तक काफ़ी अलग था। ऐसी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि होम गार्ड एग्ज़ाम ऐसा होगा, जहाँ पर कुछ हद तक क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट लेवल के थे, पेपर से ना कोई लेना देना नहीं था। तो हम इस पेपर से क्या सीख सकते हैं, मेनली आज मैं इस पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि आगे आने वाले चंद दिनों में 14 जून से यूपी कांस्टेबल के एग्जाम भी शुरू होंगे। देखो एग्जाम का ना पैटर्न बहुत ज्यादा जल्दी तरीके से चेंज हो रहा है। अब हम सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ के और लास्ट 10 से 15 दिन में पढ़कर पेपर क्वालिफाई अब नहीं होगा। इस तरीके से पेपर का जो आजकल इतना चैलेंजिंग हो रहा है, पेपर अटेम्प्ट करना, इतना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है, हमें भी अपनी पढ़ाई को उसी तरीके से मोड़ना होगा, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, ताकि जो एग्जाम का लेवल है ना वो हम भी अपना लेवल वहां पर ले जाकर दोनों को मैच करें, तभी वो एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। चलो बात करते हैं कि यूपी होमगार्ड एग्जाम आजकल इतनी चर्चा में क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि होमगार्ड जो पेपर हुआ है ना भाई बहुत डिफिकल्ट आया है। मैं आपको यहाँ पर मेंशन करूंगी स्क्रीन पर कि कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बच्चा हमेशा पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करता है, सोचता है कि अच्छा प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं तो हो सकता है कि ये एग्जाम ये सिलेबस इस तरीके के क्वेश्चंस आगे पूछेगा, तो हम अपनी जो एग्जाम की तैयारी है ना वो इस डायरेक्शन में ले जाए। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, और हम हर चीज नहीं पढ़ सकते, आपको भी पता है। और हर चीज हर एग्जाम के लिए जरूरी भी नहीं होता पढ़ना, क्योंकि जो एग्जाम जिस तरीके की चीजें पूछता है की डिमांड करते हैं हम उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं। अब हम हर तरीके का पढ़ने बैठेंगे तो ऐसे तो जो भी वो कहते हैं ना कि इस सूरज के नीचे जो भी है ना सब कुछ सिलेबस है, ऐसा तो नहीं है। हम भाई यूपीएससी का एग्जाम देने नहीं गए थे, होमगार्ड का एग्जाम था, तो उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल बच्चों में रहता कि हाँ भाई हमने तैयारी की थी, क्वेश्चंस ऐसे आए, हमसे नहीं हो पाए, तो एक अलग लेवल रहता। बट बच्चे पढ़ के गए कुछ, आया कुछ, और अब पेपर इतना डिफिकल्ट था तो कट ऑफ भी ज्यादा हाई नहीं जाएगी, बहुत नॉर्मल ही कट ऑफ रहेगी। भाई देखो जहां तक मैं इन लोगों का एक माइंडसेट समझ पाई हूँ, जब अभी यूपी एसआई का एग्जाम हुआ था लोग इतना पढ़ के गए कि पेपर इतना डिफिकल्ट आता है, ऐसा लेवल क्या पूछा उन्होंने, हलवा पूछ डाला। अब होमगार्ड का सोचा कि पेपर का लेवल लो है, लो लेवल का एग्जाम है तो उतना डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, बट क्या पूछ डाला। एसआई का लेवल यहाँ होना चाहिए था तो ये यहाँ लाए हैं, होमगार्ड का लेवल यहाँ होना चाहिए था तो ये पेपर यहाँ ले गए हैं। आप सोचो, हम कुछ नहीं सोच सकते कि आगे क्या होगा क्या होने वाला है। अब आपको क्या करना है कि जो भी है ना आपको अपनी जो तैयारी है ना वो इतनी अच्छी लेवल की करनी पड़ेगी ना कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ रहे ना तो वो आप मात ना खाओ, एटलीस्ट आपके जो नंबर है ना वो कटे ना। होमगार्ड वाले जो पेपर से ना हम अपने यूपी कांस्टेबल एग्जाम में क्या गलतियां ना करें, क्या गलतियां करने से बचें, जिससे कि हम उस पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। आज मैं इन चीजों पे बात करने वाली हूँ, तो चलो वन बाय वन शुरुआत करते हैं। भाई यूपी होमगार्ड का पेपर हो गया है, हम कुछ बच्चों ने इस पेपर में जो गलतियां की हैं वो उन गलतियों से बचना चाहिए उसे, ताकि जब उसका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम होना वो गलतियां रिपीट नहीं करेगा, तो उसका एग्जाम क्वालिफाई करने की जो रणनीति करीब पहुंच जाओगे। तो यूपी होमगार्ड का जो एग्जाम हुआ है ना उससे हमें कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो सीखने चाहिए, जिससे कि हम अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो आने वाला है ना उसमें वो गलतियां रिपीट करने से बचें और अपना कांस्टेबल एग्जाम क्वालिफाई करने के बहुत नजदीक पहुंच जाए। ठीक है भाई, तो चलो ऐसी ही कुछ 3-4 चीजों पर हम बात करते हैं और आप लोग ना जरूरी अप्लाई करना, ताकि आप लोगों को ना अपने पेपर में फायदा हो। तो पेपर में फायदा तो होगा ही। सबसे पहले अब पेपर की रणनीति हम सेट करते हैं अभी से, ताकि जब पेपर वाला दिन आए ना उस दिन हम कैसा परफॉर्म कर पाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल ना अब जो पेपर का लेवल है ना, आपने होमगार्ड का एग्जाम देकर देख लिया होगा, बिल्कुल एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। हम कुछ नहीं कह सकते। पीवाईक्यू देख लो, उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, कुछ चंद चुनिंदा टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लो, रट लो, हो जाएगा। अब ऐसा नहीं। यूपी होमगार्ड एग्जाम में क्या हुआ, क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्चुअल भी आए, फैक्चुअल तो थे ही, और जो
करंट अफेयर था वो लास्ट ईयर का ना होकर 2023-2020 का भी था, है ना। अब बिल्कुल हम फोकस्ड नहीं रह सकते। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम 5-5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल राइट स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि भाई करंट अफेयर के आएंगे 4 से 10 सवाल, तो हम उसके लिए अगर 3-4 साल का करंट पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए ना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं होगा। तो हमें ना ऐसी चीजों पर सटीकता से अपनानी है जो हम लोगों को ना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो दे, जैसे हम मैक्सिमम नंबर गेन कर सके। क्वेश्चंस आप लोगों को पता है कॉन्सेप्ट बेस्ड हो चुके हैं बहुत सारे, तो आप लोगों को ना सिर्फ फैक्चुअल डेटा पे फोकस्ड नहीं रहना है, अपने कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करना है। और क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस एकदम ट्विस्टेड करके दिए जा रहे हैं, करंट प्लस स्टैटिक को मिक्स करके पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को भी अगर कोई करंट में पूछ रहे हैं ना कुछ भी, तो आप उसका ना स्टैटिक भी पढ़ लो। अब मैं एग्जांपल आपको देके समझाती हूँ, जैसे कि 99th जो रामसर वेटलैंड था ना, जोड़ी गई है, तो हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं स्टैटिक के साथ। तो आप जाओ रामसर कन्वेंशन के बारे में फुल डिटेल में पढ़ लो। रामसर कन्वेंशन कब आया था, भारत ने उसे कब अपनाया था, भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में वेटलैंड्स हैं, यूपी में कितनी, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, तो यूपी में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं। और मैं भी 99 जो रामसर साइट की बात कर रही हूँ ना, ये शेखा झील अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की है। तो करंट हो गया और आपने ओवरऑल पढ़ लिया, तो अब यूपी के टोटल 12 रामसर साइट हो गई है, तो आप उसको भी जाके पढ़ लो। तो ये हो गया करंट के साथ स्टैटिक को भी पढ़ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, आपको रटने के साथ ना टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। और अगर आप समझ विकसित कर लोगे ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप एग्जाम हॉल में पैनिक करने के बजाय ना उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लोगे। क्योंकि देखो 4 ऑप्शन रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगा कर ना कहीं ना कहीं अपने ऑप्शन के बहुत क्लोज पहुंच जाओगे। तैयारी ना आपको डेप्थ में जाकर करनी पड़ेगी, सिर्फ ऊपर ऊपर से तैयारी करके आप कोई फायदा नहीं है। आप जिस तरीके का एग्जाम्स अब आ रहे हैं, तो आपको भी ना अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अब देखो 3-4 चीजें हैं बच्चे जिन पे स्टिक रहते हैं, प्रीवियस ईयर करते हैं। देखो प्रीवियस ईयर पढ़ो, उनको समझो, बट प्रीवियस ईयर रटने से और उनका ही एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्या पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, आप ये सोचो। ऐसा अब नहीं रहा है। लास्ट टाइम ऐसा होता था कि आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए PYQ के, तो उससे आपका ऐसा लगता था ओवरऑल बहुत ज्यादा रिविजन हो गई है, आपको लगता था इनसे रिलेटेड इर्द गिर्द क्वेश्चन आए तो हम कर देंगे, हो जाएगा। बहुतों का होता भी था, बहुत PYQ बेस्ड क्वेश्चन रहते थे। 25 से 30 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में PYQ बेस्ड रहते हैं, बट एज इट इज नहीं रहते। देखो अब आपको क्या करना है, अब आप ये मत सोचो कि 2 महीने लास्ट में हम पढ़ लेंगे, 3 महीने में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ना प्रिपरेशन को फुल टाइम देना पड़ेगा, पर डे करंट अफेयर के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। और आप ना अपने वीक टॉपिक्स पे ज्यादा काम करो। बच्चे सोचते हैं अगर हमारा वीक पॉइंट है तो हम इससे छोड़ देते हैं, बाकी जो हमारा अच्छा खासा जिस सब्जेक्ट में हमें आता है ना उसी को पढ़ लेते हैं, उससे हमारा हो जाएगा। अगर 2-4 क्वेश्चन इस वीक सब्जेक्ट से आएंगे ना तो हम छोड़ देते हैं। देखो ऐसा नहीं, जैसे किसी बच्चे की साइंस वीक रहती है तो वो साइंस को ना बिल्कुल नेग्लेक्ट करता चला जाता है, बट मैंने होमगार्ड के पेपर में देखा कि साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे। करंट अफेयर ना आपको स्टैटिक के साथ ही पढ़ना है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। आप वैसे पढ़ने की कोशिश करोगे ना, आप हर एक एग्जाम में ना बहुत ज्यादा फायदा दिखेगा। एक बार आप कोशिश करना, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ती हूँ। मैंने अब ये सोचा है कि जो भी करंट का कुछ भी टॉपिक रहेगा ना, आप लोग कमेंट में बताना अगर आप लोगों को चाहिए होगा, तो मैं आप लोगों के लिए ना करंट का कोई भी टॉपिक रहेगा ना, करंट इवेंट का, मैं उसको स्टैटिक के साथ एड ऑन करके अब एक नई चीज लाने की कोशिश करूंगी कि मैं बनाऊं, ताकि ये ना हम सबको फायदा दे। क्योंकि आजकल ना स्टैटिक प्लस करंट वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बच्चे ना सिर्फ करंट पे फोकस्ड रह जाते हैं। अब देखो अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम निकालना है ना, तो आप मेजर टॉपिक्स को कवर अप करो और उनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, PYQ लगाओ और मॉक्स भी जरूरी दो। ताकि आप मॉक्स दोगे ना तो उससे आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी एग्जाम में, क्योंकि आपको 2 घंटे ही मिलेंगे और क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है भाई, मैथ भी है उसमें, रीजनिंग भी है, तो वो टाइम टेकिंग रहता है, तो आपको मॉक्स तो जरूर लगाने, ताकि इसमें आपको टाइम का अंदाजा हो जाए। और कांस्टेबल एग्जाम के लिए आपको कुछ चीजें हैं, जैसे कि सब्जेक्ट बता रही हूँ मैं आपको, उन पर अगर आप फोकस करोगे ना तो आपको एकदम हाई स्कोर मिल जाएगा। देखो हिस्ट्री में ना एंशिएंट और मिडिवल से क्वेश्चन आते हैं, बट उतना ज्यादा नहीं आते हैं और सिलेबस उसका बहुत वास्ट है, तो आप मॉडर्न पर फोकस कर लो ज्यादा। और आफ्टर गांधी, जो गांधी के आने के बाद का जो भारत है ना, उस पे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आप साइंस भी मत छोड़ना, कर लेना। देखो बायो पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, केमिस्ट्री के डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में आप इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ लो, मैपिंग वाले क्वेश्चन पढ़ लो, और यूपी की ज्योग्राफी भी पढ़ लो। और यूपी रिलेटेड तो फैक्ट आपको जरूर आने ही चाहिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड रिवर्स हो गए या कुछ डैम्स वगैरह हो गए, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी से रिलेटेड तो चीजें आएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते भाई, जिनका होमगार्ड एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो आप ये मत सोचो ये सब खत्म हो गया भाई। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है और ये आपके लिए ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और आज ही एक और न्यूज आ रही है सामने कि यूपी पुलिस में ना फिर से 1 लाख प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी। और आप अभी से प्रिपरेशन करोगे ना, क्योंकि भाई एग्जाम का लेवल चेंज हो रहा है, पैटर्न एकदम चेंज हो रहा है, एकदम अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो रही हैं। आप बस लगे रहो कंसिस्टेंसी के साथ, मॉक्स दो, मॉक्स का एनालाइज करो, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना उनके लिए एक अलग कॉपी बना लो और आप लिखो। मैंने भी एक कॉपी बना रखी है
और मैं उसमें लिखती हूँ। मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये मेरी कॉपी है। इसमें मैं हमेशा मॉक्स को ऐसे एनालाइज करके लिखती हूँ, क्योंकि और जब भी हम फ्री रहते हैं ना, बैठे रहते हैं, जब हमारा पढ़ने का मन नहीं होता, तो आप क्या करो, ये कॉपी खोल लो, क्योंकि इसमें आप गलत क्वेश्चंस को अच्छे से लिखोगे, गलत क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन लिखोगे, तो जब भी आप बैठ के पढ़ोगे ना, तो फिर वो गलत क्वेश्चंस आपके रिवीजन होते रहेंगे, और जब भी उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, तो फिर आप उसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन भी बच्चों का यूपी होमगार्ड एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो उनको चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि भाई आप लोगों के पास अभी कांस्टेबल एग्जाम आने ही वाला है, जो कि जून में, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आप एकदम ना सटीकता से अपनी तैयारी में लग जाओ। होमगार्ड एग्जाम हो सकता है आप लोगों के लिए एक रियलिटी चेक रहा हो कि आगे आने वाले एग्जाम्स कैसे हो सकते हैं। आपको ना एग्जाम का आइडिया हो गया, अपनी वीकनेसेस पता चल गई कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, कौन सा नहीं, आपको किस पे काम करना है, किस पे नहीं। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको कांस्टेबल एग्जाम में ना बहुत बेनिफिशियरी रहेंगी आप लोगों के लिए। तो इन्हीं सब चीजों को एनालाइज करके अपना पेपर एनालाइज करो, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन किस ऑप्शन में ना आपने क्या सोचकर वो ऑप्शन लगाया था। क्योंकि जो 2 घंटे रहते हैं ना एग्जाम में, उसमें हम अपना एग्जाम का स्ट्रेस लेवल कैसे मैनेज करते हैं, ये कोई नहीं बता सकता। ये सिर्फ आप पेपर देने गए थे, सिर्फ आप फील कर सकते हो कि आपके माइंड में उस टाइम क्या आया कि आपने ये ऑप्शन चूज किया। हो सकता है घर पर आकर आपको लगाओ कि भाई ये ऑप्शन मैंने क्यों चूज किया, ये तो बिल्कुल गलत था, ये मुझे पता था, आते हुए क्वेश्चन गलत हुए। आप अपनी कमियों पे काम करो, एक कॉपी लो, बैठो, अपना हार्ड पेपर लो जिसको आप देकर आए हो, एनालाइज करो। क्वेश्चन पेपर के साइड में थोड़ी सी जगह रहती है, वहां पर आप स्पेसिफिक लिखो कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों टिक लगाया है, जब मेरे माइंड में क्या आया था। ये चीजें आपको कांस्टेबल एग्जाम में फायदा देंगी। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर होमगार्ड एग्जाम नहीं हुआ है, तो कांस्टेबल बहुत अच्छा मौका है, आप दो, बहुत अच्छे से लग जाओ। एग्जाम को देकर आपको आपकी वीकनेसेस पता चल गई हैं, उनको आप अपनी मजबूत करो, वीकनेसेस को खत्म करो, और अपने कांस्टेबल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, और आपको ये जॉब जरूर लेनी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी सफिशिएंट टाइम है कांस्टेबल एग्जाम के लिए, क्योंकि आप पहले से प्रिपरेशन कर ही रहे होगे, और अभी आपको अपनी वीकनेसेस पे काम करने का सफिशिएंट टाइम मिल चुका है। आप ये करोगे, आप पुरानी चीजों को छोड़ो, नई चीजों पर शिफ्ट हो, के साथ करंट को मिक्सअप करके पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट के ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको नॉर्मली आने ही चाहिए। अब पॉलिटी में सिर्फ आप आर्टिकल्स रट लोगे, उससे पेपर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एंड अगर आप अपनी आज से स्ट्रैटेजी बदलते हो, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल आपका बेस्ट कमबैक बन सकता है भाई, बेस्ट कमबैक। होमगार्ड का जो एग्जाम था, वो सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं था, वो भाई हर बच्चे के लिए हार्ड था। और अगर एग्जाम हार्ड था, एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट था, तो कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं जाएगी, कट ऑफ डाउन ही रहेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अभी भी समय है, आप लगे रहो, डटे रहो, अपने आप को वीक मत पढ़ने दो। टाइम कम है, गर्मियां आ रही हैं, घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, बहुत सारा हाइड्रेट रहो और पढ़ो। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और कोई ऐसी चीज छूट गई हो या फिर आपको जाननी हो, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, हर दिन पढ़ो, चाहे बेशक थोड़ा पढ़ो। कंसिस्टेंसी is the key of success. Stay consistent, stay focused, सिलेक्शन आपका ही होगा, और बिल्कुल डिमोटिवेटेड फील नहीं होना है। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी यूपी पुलिस में आगे आने वाली है, बस लगे रहो डट के। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।